आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 126 इकसात सुन चुके हैं। आपकी इस 127 मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे पहले कि आग देखकर या धमाके की आवाज़ सुनकर कोई इधर मुतवज्जा हो, हमें अपना रुख तब्दील कर लेना चाहिए। मैंने खुद पर काबू रखते हुए सपाट लहजे में कहा, पर हकीकत तो ये थी कि उस खतरे की कामयाब सद्देबाब पर मैं रिब्रा को अपने गले से लगाना चाह रहा था, लेकिन आई मैन का वकार मेरी राह में हायल हो गया था। आग जरूर देखी जा सकती है, लेकिन समंदर में हर लम्हे इस कदर धमाके गूंजते रहते हैं कि गोली की आवाज़ अमलन कहीं भी न सुनी जा सकी होगी। मोटर बोट पर इतनी शदीद आग लगी हुई थी कि ऊंची लहरें भी उसे अपनी ओट में न छुपा सके। शोलों के ऊपरी सिरे हर सूरत में नजर आते रहे, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि उस वक्त समंदर में कमोबेश 50-60 फुट बुलंद मौजें पैदा हो रही थी, जो थोड़ी देर बाद ही जलती हुई बोट के रेख्ता और शिकस्ता टुकड़ों को उसके बदनसीब मुसाफिरों समेत अनजान समतों में बहा ले जाने वाली थी। रिब्रा को फायर करने का हुक्म देने के बाद से उस वक्त तक सर्दी का एहसास एकदम काफूर हो गया था और मेरी सारी तवज्जो अपने फैसले के नताज पर मरकूज होकर रह गई थी। लेकिन भड़कती हुई फैसलाकुन आग देखते ही सर्दी की वजह से मेरी अपनी उंगलियों की पूरे सर्द हवाओं से मुंजमद होती महसूस होने लगी। मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, तुम गन पर अपने काम से फारिग होकर वहीं आ जाना। मैंने वापसी के लिए पलटते हुए कहा, मैं फारिग हूँ, गन नॉर्मल हो चुकी है। मैं नेविगेशन वालों को सम तब्दील करने की हदायत देकर आता हूँ। उसने मेरे पीछे जीनों की तरफ बढ़ते हुए कहा। दरमियानी मंजिल पर पहुंचकर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैं कैबिन में पहुंचा तो सुल्तान शाह वहशत के आलम में बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था। एक्सप्लोडर उसकी गोद में पड़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, उसने छूटते ही सवाल किया। एक जबरदस्त धमाके से पूरी गन बोट लर्ज उठी थी। मैंने उठकर बाहर निकलना चाहा था, लेकिन मेरी टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया। यह समंदर न हुआ, लुटेरों का बाजार होकर रह गया। मैंने कुर्सी पर दराज होते हुए कहा, बहरी कज़ाकों की बोट थी। मिसाइल मारने की धमकी देकर रकम ईंटना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह तबाहकुन गन बोट है। उन्हें दिलासा देकर हमने फायर कर दिया। वो उसी का धमाका और झटका था। अब तक वो पूरी टोली तहनशी हो चुकी होगी। तादाद में कितने थे वो? सुल्तान शाह को वो खबर सुनकर सदमा हुआ था। पूछा नहीं, लेकिन वो सब ही खूनी थे। मुतालबा पूरा न होने पर इसी इलाके में कई जहाज़ों को डुबो चुके थे। मैंने तल्ख लहजे में कहा, यकीन नहीं आता कि 20वीं सदी में मगरबी समंदरों में लुटेरों को इतनी आज़ादी होगी कि जब वो जिसे चाहे लूट लें। ये किसी एशियाई मुल्कों को तो सेब देते हैं, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के पड़ोसी इलाकों में ऐसी खुली लाकानूनियत का राज मेरे तसव्वुर में भी नहीं आता। फिर मैं उसे मुख्तसर अल्फाज में पूरे वाक़यात से आगाह करने लगा। सुल्तान शाह के लिए अव्वल तो यही बात काबिल कबूल नहीं थी। उस तरक्की याफ्ता दौर में खुले समंदरों में चलते जहाज़ों को यूं लूटा जा सकता है। फिर उनका तरीकाकार और माजूर मलाहों की बैनुल-अक़वामी अंजुमन का ढोंग उससे भी ज्यादा हैरतनाक था। सुल्तान शाह कज़ाकी की उस नाकाम कोशिश के बारे में हैरान हो रहा था और मैं ज़हन पर आने वाले लम्हात का तनाव तारी होने लगा था, क्योंकि ब्रीस्ट के बहरी स्टेशन में दाखिल होना आसान काम नहीं था। फ्रांस के इलाकाई समुद्री हदूद में दाखिल होते ही रेमरा ने इंटरकॉम पर मुझे मुतल्ला किया था, सर हम अब फ्रांस के समुद्री इलाके में दाखिल हो चुके हैं। या हमारी बोट का कप्तान कौन होगा? इसीलिए मेरा माथा ठिनका था। समंदरी हदूद बदलती, उन लोगों के तेवर भी बदलते नजर आ रहे थे। जब भी उस मरले पर मुझसे बेतुका सवाल किया गया था, अब तक बोट का कप्तान कौन था? मैंने कदरे बरहमी के साथ सवाल किया। कोई नहीं। उसकी तरफ से बिला तामुल जवाब आया, सैलून बोट का कप्तान था। उसकी मौत के बाद सारा कंट्रोल तुम्हारे पास है। आखिर फ्रांस के समंदर में दाखिल होती ये सवाल क्यों पैदा हो गया? खोपड़ी ठंडी रखने की कोशिश के बावजूद मुझे अचानक गुस्सा आ गया। फ्रांस की बहरी पुलिस इन मामलात में बहुत सख्त है। हस्ब मामूल उसकी आवाज़ एकदम खाइफाना होगी। अगर उनसे सामना हो गया तो वो पहला सवाल यही करेंगे। पेशावराना सलाहियत और तजुर्बे की सनद के बगैर वो किसी को कप्तान तस्लीम नहीं करते, और कप्तान के बगैर इंजन बोट को समंदर में चलाना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, बशर्ते के नशिस्तों की गुंजाइश 4 से ज्यादा हो। इसलिए मैंने पूछ लिया, तुम अहमक हो गए हो रिब्रा? मेरा गुस्सा बढ़ गया। हम किसी सड़क पर कार नहीं चला रहे जहाँ कोई भी ट्रैफिक कांस्टेबल सड़क के किनारे रोक कर कागजात तलब कर सकता है। खुले समंदर में वो कागजात कैसे देख सकेंगे? उनसे सामना ही हो गया तो तुम कोई भी नाम ले सकते हो। इजाज़त हो तो रेनी का नाम ले लूँ, उसके पास पूरे कागजात मौजूद हैं। अगर यही बात थी तो इतना तूल देने की क्या जरूरत थी? मैंने बरहमी के आलम में कहा, आइंदा ऐसा पचीदा अंदाज इख्तियार किया तो मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। मामूल के छोटे मोटे मसाइल में मुझे मुलव्वस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एहतियात करूँगा। उसकी मुर्दा सी आवाज़ सुनाई थी। उससे गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद कोई और मसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे जहन पर उलझन सवार होगी। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझसे खाइफ होने के बावजूद अपने वतन की हदूद में दाखिल होकर वो शेर होने की कोशिश कर रहे थे, और उस ख्याल ने मुझे पूरी तरह मुतात रहने पर मजबूर कर दिया था। काफ़ी देर बाद इंटरकॉम पर एलिनूर की बोझल और भराई हुई आवाज़ सुनाई थी। गुज़रे लम्हात के बारे में बहुत मसरूर और आसूदा थी। उसने बताया कि आँख खुलने के बाद वो मुँह हाथ धोकर ड्यूटी पर गई थी, लेकिन उसके जहन पर छाए हुए
हैंगओवर की वजह से उसे आराम करने के लिए वापस भेज दिया गया। लिहाजा वो अपने कैबिन में बिस्तर पर दराज सोचों की दुनिया में खोई हुई थी। साफ जाहिर था कि वो उसकी तरफ से खुली दावत थी। मदहोशी की बात और थी, लेकिन अपनी तमाम तरबियत तकलीफी के बावजूद वो होश में आने के बाद आई मैन को बराह रास्त अपने कैबिन में मदऊ करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। रेमरा के उलझा देने वाले सवाल के बाद मैं खुद भी खलिश महसूस कर रहा था। एलिनोर का फोन आया तो मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि उससे मिलकर कुछ कुरेदने की कोशिश की जाए। लिहाजा मैंने उसे अपने इंतजार की हदायत करते हुए इंतकाम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वैसे तो मैनोशी के बायस एलिनोर के साथ चिमेलाइट की तलाश के तरीकाकार का मामला तय होने से रह गया था, लेकिन फ्रांस के समंदर में दाखिल होने के बाद चिमेलाइट की ज़ात मेरे लिए सानवी होकर रह गई थी। उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मसला मेरा अपना तहफ़्फ़ुज़ था। गनबोट के हमले की नीयत का अंदाज़ा लगाने के बाद ही मैं फैसला कर सकता था कि मुझे ब्रीस्ट के खुफिया बहरी अड्डे पर धावा बोलना चाहिए या गनबोट पर कब्जे पर कनात करके वहीं से दोबारा खुले पानियों की तरफ लौट जाना चाहिए। अब ये नई लड़की तुम्हारे सर पर सवार होती जा रही है। सुल्तान शाह ने मेरे प्रोग्राम से वाकिफ होते ही नाखुशगवार लहजे में कहा, वक्त के धारे में बहकर तुम अक्सर व बेशतर खजाला को फरामोश कर बैठते हो, जो अपने दिल में तुम्हारे नाम की चम्मा रोशन किए न जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाती फिर रही है। उसने पहली बार भाभी कहने के बजाय गजाला का नाम लिया था और वो नाम सुनते ही मेरे दिल में खौफ सी उठी थी। मेरे लिए वो नाम और वो मौजू बहुत ज़्यादा जज्बाती अहमियत का हामिल था, जबकि उस अहम और फैसला कुन मरले पर मैं किसी जज्बाती गर्दाब में फंसना नहीं चाहता था। लिहाजा मैंने बेतवाना अंदाज में हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। इस किस्म की तंजिया गुफ्तगू ना करो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि हम एक मरतबा फिर संगीन दुश्वारियों से दो चार हो सकते हैं। उन्हीं के सदबाब के लिए मैं एलिनोर से बात करने जा रहा हूँ। पर लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो आगे एक लफ्ज़ भी ना बोला और मैं कैबिन से बाहर निकल गया। सुल्तान शाह के तबसरे से मेरे जहन में एक मोहूम सा ख्याल आया था कि कहीं एलिनोर ने अपने कैबिन से बाहर निकलकर मेरे बारे में कोई ऐसी बात न की हो जिसकी वजह से वो लोग मेरे बारे में निस्बतन गैर से मदाराना रवैया इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। ये सोचता हुआ मैं उसके कैबिन पर पहुंचा तो वह दरवाज़ा खोले मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी मिजाज पुरसी और चंद रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद मैं फ़ौरन ही अपनी मतलब की बात पर आ गया। तुमने कुछ गौर किया कि चिमेलाइट की तलाश के सिलसिले में तुम क्या कर सकोगी? अभी मेरे जहन और जिस्म पर गहरा खुमार चढ़ा हुआ था। वो एक हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए बोली, लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि तुम्हारे लिए अगर चिमेलाइट की बेखूनी इस कदर ज़रूरी है तो तुम ब्रिस्ट क्यों चाह रहे हो? गनबोट लंबे सफ़र के काबिल है, क्यों ना इस पर बराह रास्त यूनानी साहिल का रुख किया जाए। मेरा ब्रिस्ट चाहना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा। उसके कुछ आदमी शीह के कलीदी ठिकानों में भी दाखिल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ब्रिस्ट का मेन स्टेशन भी उनमें से एक है। फिर यह बात समझ में नहीं आई कि तुम ब्रिस्ट वालों को इत्तला दिए बगैर वहाँ कैसे दाखिल हो सकोगे? क्यों, इसमें क्या दुश्वारी होगी? तुम आई मैन ज़रूर हो, लेकिन शायद एशियाई इलाके से इधर आए हो और यहाँ के ठिकानों के बारे में बहुत ज़्यादा बाखबर नहीं हो। वो एक गहरा सांस लेकर चिचकते हुए बोली, इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? ज़रूर कहो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो ये तवक्का रखता हूँ कि गनबोट का सारा अमला हत्तुल इम्कान मेरे साथ ताउन करेगा और अपनी जुमला मालूमात से मुझे बाखबर रखेगा। वह और बात है, लेकिन तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज़ करने की जुर्रात न कर सकेगा। वो अपने लिए सिगरेट निकाल कर पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ब्रिस्ट के बारे में तुम्हारे फैसले से गनबोट का सारा ही अमला हरासा है, लेकिन किसी में तुम्हारे सामने दम मारने की जुर्रात नहीं है। तुमने जो कह दिया है वो होकर रहेगा, ख्वाह उस कोशिश में गनबोट हम सब समेत तबाह ही क्यों न कर दी जाए। मगर क्यों, वो ये भी तो पता चले। मैंने इस तरह लहजे में सवाल किया। उससे मिलकर मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा वो फैसला बहुत दुरुस्त था और वो इस मामले के कुछ नामालूम पहलुओं से वाकिफ थी। गनबोट के हमले में फैले हुए हरास की इतला से रेमरा के बदले हुए गैर यकीनी रवैये का सबब भी खुद ब खुद वाज़ेह हो गया था। वो मुझसे कुछ चालबाजी नहीं कर रहा था, बल्कि चानू के खौफ ने शायद उन सब के जहन माफ किए थे। वो लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि तुम इम्कानी खतरात से पूरी तरह बाखबर हो और उसके सद्देबाब के लिए कुछ न कुछ सोच चुके हो। बहरी कज़ाकों वाले मामले में तुम्हारे फैसले ने सब लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए एहतराम के जज्बात में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया और अमलन वो खुद को पूरी तरह तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ चुके हैं। ये सब मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो खतरात क्या है? अभी तक तुमने उस बारे में जुबान नहीं खोली। मैंने अपने अंदरूनी इज़राब को छुपाते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, ब्रिस्ट में हमारा बेस स्टेशन ऊंचे ऊंचे आबी पौधों के दरमियान छुपे हुए एक तंग और खतरनाक आबी रास्ते पर वाक़ है। खतरनाक चट्टानों के दरमियान खाड़ियों में से भरे हुए उस रास्ते से गुजरकर खुफिया अड्डे तक पहुंचना अजनबी लोगों को बस की बात नहीं। जरा सी बेहतियाती या लाइल्मी की वजह से गनबोट चट्टानों से टकराकर पाश हो सकती है और उसी के साथ वहां अड्डे की हिफाजत के लिए खुफिया माइनिटिंग आलात नस्ब है। और अगर एक बड़ी मछली भी समंदर में उस रास्ते को अबूर करती है तो अड्डे पर उसका सिग्नल मिल जाता है। वो सिगरेट का एक गहरा कश लेने के लिए रुकी और फिर बोलने लगी, अब अगर उन्हें गनबोट की बाहिफाजत वापसी की इतला नहीं दी जाती तो गनबोट के उस रास्ते से गुजरते ही उन्हें माइनिटिंग आलात के जरिए सिग्नल मिलेगा और फिर कोई ताकत गनबोट को तबाही से न बचा सकेगी। इसीलिए हर बार वापसी से कबल हमें उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होती है। हमारे बताए बगैर अव्वल तो उन्हें इल्म ही ना हो सकेगा कि वापस आने वाली गनबोट है, मौसम भी बहुत ख़राब है, इसरारी तौर पर वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। और अब एक नई बात यह कि अगर उनमें किंग लाइन्स वाले चिमेलाइट्स का कोई मुखबर भी घुसा हुआ है
तो वह गन बोर्ड की खामोशी के साथ वापसी को पुरस्कार समेटते हुए खतरा भांप सकता है। फिर हो सकता है कि वो दीगर लोगों को गन बोर्ड के बारे में कुछ बताए बगैर बेखबरी में उनके ही हाथों हमें गर्क करा दे। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मैंने अपने अंदरूनी हैजान को छुपाते हुए रवा रवी में कहा। यह खतरात मेरे इल्म में लाए गए होते तो मैं अपने फैसले पर नजरसानी कर सकता था। असल मसला नकली जिमी लाइट के आदमियों को बेखबर रखना था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वापसी की इतला देने से हमारा खेल ज्यादा बिगड़ सकता है। इतला न देने की एक बुनियादी वजह यह थी कि कहीं ओलिनी जोश में गन बोर्ड पर आईमैन की मौजूदगी की इतला न दे बैठे, उससे सारा मामला बिगड़ सकता है। ये तुम दुरुस्त कह रहे हो, गन बोर्ड पर तुम्हारी मौजूदगी की खबर सुनते ही हर एक चुकन्ना हो जाएगा और मुश्तबा लोगों को भी संभलने का मौका मिल जाएगा। बेखबरी में वो रंगे हाथों भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन ओलिनी बहुत जिम्मेदार और वफादार आदमी है। अगर तुम उसे ब्रीफ कर दोगे उसे बेस स्टेशन से क्या बात करनी है तो वो एक लफ्ज़ भी फालतू नहीं बोलेगा। क्यों ना मैं उसे यहीं बुला लूँ? यहाँ ना बुलाओ, उसे धीमे लहजे में कहा। वो लोग मुझसे उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। ड्यूटी पर वापस जाकर मैंने पहली बार उन लोगों में अजनबियत सी महसूस की, वरना वो हमेशा मुझसे गर्म जोशी का इजहार करते रहे। मैं हंस पड़ा। उनकी सर्द मैरी की वजह है। मैंने निमरान को बताया था कि मैंने तुम्हें खासी शराब पिलाई है और जब तक तुम खुद अपने कैबिन से ना निकलो तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। ओह, उसने हैरत से अपना सर थाम लिया। जब ही किसी ने मेरी तवील गैर हाजिरी के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं पूछा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पिछले चंद घंटों से मुझ जैसी एक मामूली लड़की तुम्हारे साथ नाकाबिले तसव्वुर ज़हनी हम आहंगी पैदा कर चुकी है। तुम्हारी बात से इमरान ने यही नतीजा आगाज़ किया होगा कि तुमने मुझसे कुछ उगलवाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई होगी और नशे में बास पुरुष की होगी। मैं हंस कर रह गया। उसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इमरान ने क्या सोचा होगा, क्योंकि मैंने खुद उसे वही सब कुछ बता दिया था जो अहमक एलिनोर उससे मंसूब करके सोच रही थी। तो फिर अब कब बास पुरुष का इरादा है? चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद एलिनोर ने चौंक लहजा में सवाल करके मुझे चौंका दिया। उसके होठों पर वही दावत अंगेज मुस्कान रखसा थी और उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई थी। ये सब फुर्सत के मशागिल है, मैंने सवाल लहजे में कहा। मैं उसे यहीं बुला रहा हूँ, वो समझेगा कि तुमसे मजीद बास पुरुष की गई है और उसके नतीजे में होने वाले इंकिशाफात की रोशनी में मैंने अपना फैसला तब्दील किया है। मजीद बास पुरुष? वो आंखें मूंद कर होले से हंसी। काश वाकई हुई होती। जहन पर काबू रखो एलिनोर, मैंने सख्त लहजे में कहा, और ओलिनी को यहाँ तलब करो। मैंने कहा नखियों से देखा कि मेरे लहजे पर वो हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देख रही थी। औरतों में सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि वो मशरकी हूँ या मगरबी, मर्द के मुकाबले में जिनसे मुखालिफ से निस्बतन दुश्वारी से बेतकल्लफ होती है, लेकिन जिसके साथ एक बार फरागत और बेतकल्फी के कुछ लम्हात गुजार ले उसे हमेशा के लिए अपनी अदाओं का असीर समझने लगती है। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा न पाकर वो उठी और इंतकाम पर ओलिनी को पैगाम देकर वापस आ गई। वह मुश्किल 1 मिनट भी ना गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाज़त मिलने पर ओलिनी अंदर आ गया। एलिनोर उदासी के साथ मुंह लटकाए लातालकाना अंदाज में बैठी रही। हम ब्रिज से कितनी दूर हैं? मैंने सवाल किया। सिर्फ आध घंटे बाद हम खतरनाक आबी तर्रे में दाखिल हो जाएंगे, ओलिनी ने कहा। प्रोग्राम बदल गया है, बेस स्टेशन को अपनी वापसी की रिपोर्ट कर दो। उसके चेहरे पर वाज़े तौर पर सुकून और इत्मीनान की एक लहर फैल गई, जैसे उसके सर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो, और वो मुस्तद लहजे में बोला, मैं अभी इतला देता हूँ, क्या मैं अपनी वापसी के लिए कामयाब और महफूज के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ? अल्फाज के इंतखाब में तुम मोहतात रहोगे। मैंने ताकीदी लहजे में कहा, यही प्रोग्राम में तब्दीली की कलीद है। कामयाब और महफूज वापसी के 4 अल्फाज के अलावा 5वां लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। ना शालून की मौत की इतला दोगे और ना मेरी मौजूदगी की। उन्हें यह समझना चाहिए कि सब कुछ मामूल के मुताबिक हुआ है और गन बोट अपने नॉर्मल स्टाफ के साथ वापस आ रही है। बोलो क्या बात है? मैंने उसके चेहरे पर तरद्दुद के आसार देखकर उसकी हौसला अफजाई की। शैलून के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। मेरी आवाज़ सुनते ही वो पहला सवाल होगा, क्योंकि मेरे राब्ता कायम करने के बाद हमेशा शैलून खुद ही बेस स्टेशन से बात किया करता था। उसने झिझकते हुए कहा, वहाँ पहुँचने के बाद सारे मामलात मैं खुद संभाल लूँगा। तुम कह देना कि उसे हैजा हो गया और वो अपने कैबिन में आराम कर रहा है। यस सर, मैं समझ गया। वो सर झुकाए वापस चला गया। तुमने मुझे आसमान की बुलंदियों से यक बयक तख्तुल सरा में फेंक दिया है। ओलिनी के चले जाने के चंद सानियों बाद एलिनोर ने दिल शिकस्ता लहजे में कहा, वो कैसे? मैंने अनजान बनकर हैर से सवाल किया। तुम्हारे सख्त लहजे से मेरा दिल टूट गया है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, जाहिर है कि तुम अजीम आईमैन हो और मैं एक अदना कारकुन। मुझे तुम्हारी हमसरी का तसव्वुर करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इस कदर अकल होती तो आज तुम कहीं और होती। मैंने हल्का सा कहका मार कर कहा, आईने में अपनी सूरत देखोगी तो मेरे सख्त लहजे का सबब जान जाओगी। मैं तो तुम्हें भी आईना ही समझ रही थी, लेकिन अभी मालूम हुआ कि आईने भी कभी कभी असल सूरत नहीं दिखाते। मेरे लिए वो तवक्का से कहीं ज़्यादा कारआमद साबित हो रही थी और फिर जिमी लाइट तक रसाई की मुहिम का बेशतर तारोमदार उसी के ताउन पर था। लिहाजा उस मरले पर मैं उसे नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। तुम्हारी आंखें चमक रही थी और चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था। ओलिनी आती ही तुम्हारी सूरत देखकर अंदाज़ा लगा लेता कि हम दोनों तुम्हारे कैबिन की खलवत में सुकून से बैठे खुश कपियाँ कर रहे थे, जबकि मैं उसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ तासुर देना चाहता था। अगर मैं तुम्हें अपने तासुरात पर काबू पाने की हदायत देता तो तुम हरगिज़ कामयाब ना हो सकती थी।
लेकिन मेरा एक सख्त फिक्रा सुनते ही तुम्हारी आंखों की चमक मान पड़ गई और चेहरा मुरझा गया था। ओलिनी ने तुम्हारे लिए अपने दिल में जरूर हमदर्दी के जज्बात महसूस किए होंगे। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम वाकई अजीम हो। इतने बरजस्ता और दूर रस फैसले करना कोई आई मैं नहीं कर सकता है। हम जैसे आम लोग तो तुम्हारी गर्द को भी नहीं छू सकते। तो मोहब्बत और अकीदत से लबरेज लहजे में कहा, आम नहीं, तुम बहुत खास मखलूक हो। मैंने उस अहमक लड़की को मजीद खुश करने की नीयत से कहा, कमी बस इतनी सी है कि कल पर जोर देने की बजाय हर बात का दिल पर असर लेती हो। कोई हंसकर बोल लिया तो खुश हो जाती हो, और तुरुश लहजे में बात की जाए तो उदास हो जाती हो। उसके असबाब पर गौर नहीं करती। असबाब पर गौर न करती तो जिमिलाइट के दोस्त अमीरुल बहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए आज मेंडोसा की चीफ नेविगेटर होती। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन देख लो कि तुम्हारे साथ बैठी हूँ। मालूम होता है कि तुम्हें आज तक वो मौका गंवा देने का अफसोस है। चाहो तो मैं उस एडमिरल को तलाश करके तुम्हारे कदमों में ला डालूंगा। वो मार डाला क्या? एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क की बहरिया का सरबराह था। फौजी बगावत को कुचलने की कोशिश में वो बेचारा खुद बागियों के हाथों कुचला गया। इस बारे में मुझे कोई खलस नहीं है, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था जिसे मैं कभी भी फरामोश न कर सकूंगी। जिंदगी में पहली बार मेरी कीमत लगाई गई जो मैंने कबूल नहीं की। उसकी नाराजगी दूर हो गई थी और मूड खुशगवार हो गया था। लिहाजा मैंने अपने कैबिन के आसाब शिकन माहौल में इंतजार के वो लम्हात गुजारने के बजाय वही अपने लिए स्कॉच का एक गिलास बना लिया। एलिनोर ने पहले मेरा साथ देने का बहाना करके फिर तलब जाहिर करके दूसरा गिलास बनाना चाहा, लेकिन उसकी आसाबी हालत के पेश नजर मैंने सख्ती के साथ उसे रोक दिया। उस वक्त सुल्तान शाह अपने कदमों पर चलने से माजूर था और एलिनोर के साथ मेरी खासी ज़हनी हम आहंगी पैदा हो चुकी थी। लिहाजा मैं नहीं चाहता था कि बेस स्टेशन पर पहुंचने के वक्त वो अपने होशो आवाज़ से बेगाना होकर अज़ू मअत्तल बनकर रह जाए। आम सरूर में एलिनोर की सूरत और आवाज़ की दिलकशी कुछ और ही महसूस होने लगती थी। फिर उस वक्त वो आंखों में आंखें डालकर दुनिया के हर मौजू पर बेहिजाबी के साथ गुफ्तगू करने पर आमादा थी। लिहाजा वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका और फिर इंटरकाम की घंटी ने हमें चुका दिया। वो ओलिनी था। उसके कहने के मुताबिक गन बोट अपना सफर तय करके ब्रीस्ट पहुंच चुकी थी और चंद लम्हों बाद बेस स्टेशन जाने वाली खतरनाक आबी रास्ते पर मुड़ने वाली थी। और वो खुद बेस स्टेशन को मेरी हदायत के मुताबिक वापसी की इत्तला दे चुका था। शैलून के बारे में उसकी तवक्का के मुताबिक सवाल किया गया था और उसने शैलून को हैजे में मुब्तला बताया था। फिर आओ नेविगेशन रूम में ही चलते हैं। एलिनोर ने ओलिनी से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुनाकर कहा, यह रास्ता और उसका धाना काबिल दीद है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कहीं इस कदर महफूज और पुरखतर बहरी रास्ते मौजूद हों। महफूज और पुरखतर, मैं उस तजाद पर हंसे बगैर नहीं रह सका। जानने वालों के लिए महफूज और अजनबियों के लिए वो बहुत का चंगल है। तो संजीदगी से बोली, साफ मौसम में अरशे से देख कर ही उसकी असल हैबत का अंदाजा हो सकता है। रंगीन स्क्रीन पर तो बस बड़ा महदूद सा मंजर देखा जा सकेगा। मेरा उसके मशवरे पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि बाहर धुंध ने बसारत को मफलूज किया हुआ था। लेकिन रंगीन स्क्रीन का जिक्र सुनकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी। अरशे पर यकबस्ता और कार्ड दर हवाओं में खड़े होकर अंधों की तरह धुंध में दीदे फैलाने की बजाय नेविगेशन रूम में स्क्रीन पर बाहर का मुशाहिदा करना हर एतबार से काबिल कबूल था। अपने नाजुक जज्बात यहीं कैबिन में छोड़ देना, मैंने उससे कहा। दूसरों के सामने भरम रखने के लिए शायद कहीं मेरी तल कलामी भी तुम्हें सहनी पड़े। ऐसे मौका पर तुम घुटनों में सर देकर रो बैठी तो मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। तुमने एक दफ़ा जो बात समझा दी वो मैं कभी अब भूल नहीं पाऊंगी। हम दोनों नेविगेशन रूम में पहुंचे तो गनबोट का चीफ नेविगेटर अपने काम में मुनहमिक था। उसने अपने सर को कदरे खम देकर मुझे ताज़ीम दी और फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। एलिनोर की जगह काम करने वाला भी मसरूफ़ था। नेविगेटर कंट्रोल पर लगी हुई स्क्रीन पर उस वक्त सिर्फ धुंध या समंदर की झाग उड़ाती मौजें ही नजर आ रही थी, जो बाहर रोशनी न होने के बावजूद बहुत गैर वाज़ेह थी। एलिनोर के इमाम पर हम उसी पैनल पर चीफ नेविगेटर के पीछे खड़े हो गए। सिर्फ 2 मिनट। चीफ नेविगेटर हमारी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर मुअद्दब लहजे में बोला, ग्रीन लाइन नमूदार होने वाली है। तो 2 मिनट बहुत काफ़ी थे। उन लोगों पर दुश्वार गुजार आबी तराबूर करने का तनाव तारी था और उसमें खुफिया बहरी अड्डे पर पेश आने वाले इम्कानी खतरात पर तरद्दुद का शिकार था। लिहाजा मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए सिगरेट सुलगा लिया। सैलून मर चुका था। सुल्तान शाह वक्ती तौर पर माजूर था और मैं गनबोट पर काबिज था। ये तमाम तब्दीलियाँ बहरी अड्डे वालों के इल्म में नहीं थी। मुझे ना उस अड्डे की साख्त का पता था, ना नफरी की तादाद का अंदाज़ा था, लेकिन अपने तजुर्बे की बिना पर यकीनी था कि खुफिया और गैर कानूनी होने की वजह से अड्डा बहुत महदूद और मुख्तसर रहा होगा। मेरी बेचैन नजरिया स्क्रीन पर मरकूज थी, जहाँ का मंजर अभी तक नहीं बदला था। फिर अचानक ये स्क्रीन के ऊपरी सिरे पर दाहिनी तरफ एक स्याही माइल सब्ज धब्बा नजर आया और एलिनोर ने इस तरह तौर पर मेरा हाथ दबाया। उस वक्त गनबोट की रफ्तार खासी सुस्त थी, क्योंकि वो धब्बा बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा था और स्क्रीन पर दाहिनी तरफ भी फैलता जा रहा था। मैं सांस रोके गहरी नजरों से उस मंजर को देखता रहा और आखिरकार वो ग्रीन लाइन ऊपर पूरे स्क्रीन पर फैल गई और दाहिनी तरफ कदरे नीचे तक उतरी हुई थी।
उसे जाहिर हो रहा था कि समंदर में गन बोट के आगे सब्जे की एक मुसलसल दीवार थी जो यकीनी तौर पर खुश्की पर रोका हुआ था, और उस सब्जे की बुलंदी का तस्वीर से अंदाजा लगाना नामुमकिन था क्योंकि उन दरख्तों की पूरी बुलंदी उस वक्त तक कैमरे की सद में नहीं आई थी। ये खौफनाक धारदार चट्टाने हैं जिन पर घना जंगल फैला हुआ है। एलिनोर कह रही थी, यहाँ से ऐसा मालूम होता है जैसे चट्टाने एक दीवार की तरह सामने हायल है, लेकिन उनके पीछे तकरीबन 30 फुट चौड़ा एक रास्ता मौजूद है। इस धब्बे से दाएं तरफ वो रास्ता है और यहाँ अंदाजे की जरा सी भी गलती हमें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। तो क्या इस रास्ते पर यह सब्जा पानी पर उगा हुआ है? स्क्रीन पर सब्जे का तसलसल देखते हुए मेरे ज़हन में वो सवाल उभरना लाजमी था। ये बेद जैसे दरख्त थे जो अपनी लचक की वजह से दोनों तरफ से झुककर आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा पानी में बेलें वगैरह भी फैली हुई हैं जिनकी जड़ें खुश्की में हैं। गनबोट के गुजरने के बाद चंद मिनट तक ये रास्ता किसी हद तक बाकी रहता है, फिर समुद्री लहरों के रेले में सब कुछ अपनी जगह लौट आता है। अभी वो ये तफसील बता रही थी और पूरी तवज्जो के साथ स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा थी कि अचानक फिजा में एक हौलनाक बारूदी धमाका हुआ और स्क्रीन पर सब्ज दीवार में से निकलकर एक आतशी गोला तेजी के साथ गनबोट की तरफ आता नजर आया, जिसका बढ़ता हुआ फैलाव देखकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया और मेरे वजूद में करोड़ों चींटियां से रेंगने लगी। बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कामयाबी की चाराह पर सफर करते करते अचानक और नागानी तौर पर दिलदोज मौत मुकद्दर बनकर रह गई हो। हिशाम से शुरू होने वाले बहरी सफर की वो दास्तान उस वक्त मुझे अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचती हुई नजर आ रही थी। यह और बात थी कि सब लोग न मरते लेकिन गन बोट जरूर तबाह हो जाती, जिस पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए मैंने वो सारे जतन किए थे। जख्मियों को तो फिर भी ग्रीन लाइन कहलाने वाले जंगल और बेरहम धारीदार पहाड़ियों में भी पनाह मिल सकती थी। वो आतशी गोला मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा सुरात के साथ पल भर में कैमरे की आंख से ओझल हो गया। फिर बाहर फिजा में हल्के से धमाके के साथ गर्दोपेश की फिजा उस कदर मुनव्वर होगी कि नेविगेशन रूम के बंद शीशों में से आने वाली चकाचौंध रोशनी से आंखें खुली रखना दुश्वार हो गया। ये रोशनी का बम था। एलिनोर की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोलती। फ्लैश गन के धमाके की तरह ये बहुत तेजी के साथ मालूम होती है ताकि इसके मखरज और जाए वकूअ का अंदाज़ा न लगाया जा सके। अपने हिसास आलात पर उन इतराफ में किसी इंजन की मौजूदगी का सिग्नल मिलते ही वो ऐसे ख़राब मौसम में अमूमन रोशनी के गोले फेंकते हैं ताकि गन बोट को साफ तौर पर देखा और पहचाना जा सके। अब हम इत्मीनान के साथ पेशकदमी जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि गन बोट को देख लिया गया होगा।